A very good morning to all my dear students and all the viewers that are connected with me on my YouTube channel, Dr. Sitendra Malik. I welcome you all on today's discussion, and the topic of today's discussion will be salinity of oceans, यानी महासागरों की लवणता। ये वो विषय रहेगा जिस विषय के ऊपर इस वीडियो में आज जो है वो हम चर्चा करेंगे। लवणता की बात करें या सैलिनिटी की बात करें तो हम बात करते हैं उस डिजोल्ड सेडिमेंट्स की, उस डिजोल्ड एलिमेंट्स की, उस डिजोल्ड मटेरियल की जो समुद्र के पानी में घुला हुआ होता है। ये जो डिजोल्यूशन है, ये जो डिजोल्ड मटेरियल है, ये कितनी मात्रा में समुद्र के पानी में घुला हुआ है, उसका एक प्रदर्शक जो होता है वो प्रदर्शक उसकी लवणता यानी कि सैलिनिटी होता है। और सैलिनिटी की यदि इसी संदर्भ में हम बात करें तो ये असल में एक रेशो होती है दो वेट के मध्य। पहला, जो हमने सी वाटर का सैंपल लिया है उसका टोटल वेट कितना है, और उस सैंपल्ड सी वाटर में जो डिजोल्ड मटेरियल है उसका टोटल वेट कितना है। इन दोनों का जो रेशो होती है उस रेशो को हम सैलिनिटी का नाम देते हैं। और इस सैलिनिटी को दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम समुद्र के पानी में कितना ग्राम ये जो सॉलिड मटेरियल है वो घुली हुई अवस्था में पाया जाता है, उसको हम ओशियन की या सी की जो है वो सैलिनिटी कह सकते हैं। और इसीलिए सामान्य तौर पर इसको जो है वो पार्ट्स पर थाउजेंड में प्रदर्शित किया जाता है। आपने सैलिनिटी का जो एक सिंबल है उसको देखा होगा। उस सिंबल में जो है अगर आप देखें तो एक बिंदु कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है और स्लैश के निशान के नीचे दो बिंदु लगे होते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम पार्ट्स पर थाउजेंड की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 किलोग्राम जो समुद्र का पानी है उस 1 किलोग्राम समुद्र के पानी में कितने मात्रा में ये लवण जो है वो घुले हुए हैं, तो उसका यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड में जो प्रदर्शक होता है वो सैलिनिटी होती है। और सामान्य इसके कंपोजिशन की यदि बात करी जाए तो डिटमेयर जो चैलेंजर एक्सपेडिशन में शामिल थे 1884 में, जब ये एक्सपेडिशन किया गया और समुद्र की यात्रा हुई, तो अपनी समुद्र की यात्रा के दौरान डिटमेयर ने जो है वो बहुत सारा जो सी वाटर था उसकी सैम्पलिंग करी और सैम्पलिंग के साथ साथ उसका मेजरमेंट और उसका एनालिसिस किया। तो अपने एनालिसिस में जो है उन्होंने पाया कि समुद्र के पानी में लगभग जो है वो 47 तरह के 47 टाइप्स जो साल्ट हैं वो इसमें डिजोल्व होते हैं। और आउट ऑफ दीज 47 जो 7 सॉल्ट हैं वो इसको डोमिनेट करते हैं। यानी एक समुद्र का पानी जो है किसी भी जगह से यदि आप लेते हैं तो उसमें जो सॉल्ट जो डिजोल्व होता है वो 47 टाइप्स का होता है, और उसमें से जो 7 टाइप का जो सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। और इस सॉल्ट के अलावा भी जो है बहुत सारे जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो भी इसमें डिजोल्व पाए जाते हैं, चाहे हम सिल्वर की बात करें चाहे हम कॉपर की बात करें। और इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारे ऐसे मेटालिक मिनरल्स हैं जो डिजोल्ड अवस्था में जो है घुली हुई अवस्था में समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। और डिटमेयर का जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर यदि हम जो है इन 7 सॉल्ट को एक रेशो के रूप में प्रेजेंट करें तो आप पाएंगे कि सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है, जो सामान्य तौर पर हम रोज़ाना अपनी रसोई में जिसका प्रयोग करते हैं, वो साधारण नमक जो है वो 77.8% जो डिजोल्ड वाटर में जो डिजोल्ड सेडिमेंट है उस सेडिमेंट का 77.8% जो है वो अकेला सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन पाया जाता है। और इसीलिए जो सी सॉल्ट होता है, टाटा का सॉल्ट है या जो है आशीर्वाद का सॉल्ट है, बहुत सारे इस तरह के सॉल्ट जो हैं वो आते हैं मार्केट में, ये असल में वही सी सॉल्ट हैं जो ये 77.8%। और यदि दूसरे शब्दों में बात करें तो यदि उस समुद्र के पानी में 1 किलोग्राम पानी में 1000 पार्टिकल पाए जाते हैं तो उन 1000 पार्टिकल में से जो है वो 27 पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है वो सोडियम क्लोराइड का पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जो सॉल्ट इसमें डोमिनेट करता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, और मैग्नीशियम क्लोराइड इन टोटल डिजोल्ड सेडिमेंट में से 10.9% जो भाग है वो मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है। 4.7% भाग जो है मैग्नीशियम सल्फेट का होता है।
3.6% कैल्शियम सल्फेट का होता है, 2.5% जो है वो पोटेशियम सल्फेट का होता है, 0.3% जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है और 0.2% इसमें जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है। जैसा डिटमेर ने कहा था, ये वो 7 सॉल्ट हैं जो समुद्र के पानी में बहुत डोमिनेटली जो है वो डिजोल्ड पाए जाते हैं और एवरेज जो सैलिनिटी बनती है सी की वो 35% जो सैलिनिटी है वो इन्हीं सातों का जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन वो पाई जाती है। और इसमें से देखिए जो कैल्शियम सल्फेट है इसका जो कंसंट्रेशन है उसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि कुछ समय बाद हमारा डिस्कशन जब आगे बढ़ेगा तो ये मात्रा जो है वो बहुत काम आएगी। 3.6% जो है वो कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। और अब यदि बात करी जाए कि ये जो सैलिनिटी है, ये जो लवणता पाई जाती है समुद्र के पानी में, इसका सोर्स क्या है? और सोर्स ऑब्वियसली समुद्र का पानी कहाँ से आया है? समुद्र में जो पानी है वो वाष्पीकृत हुआ है, वाष्पीकृत होने के बाद प्रिसिपिटेट हुआ है और जब प्रिसिपिटेशन हुआ है तो रन ऑफ के रूप में नदियों से बहते हुए वो समुद्र में मिला है। तो इस सैलिनिटी का भी जो सोर्स है उस सोर्स को लैंड सरफेस जो है वो मान के चले हुए हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि लैंड इज नॉट द सोर्स ऑफ सैलिनिटी बट इट इज अज्यूम्ड दैट लैंड इज द सोर्स ऑफ सैलिनिटी, ऐसा माना गया है। और जो सतलीय भाग है उस सतलीय भाग से यदि समुद्र में के पानी में जो सैलिनिटी आएगी वो किसके थ्रू आएगी? वो आएगी नदियों के थ्रू। और नदियों को जो है वो सोर्स, वो कैरियर माना जाता है, जो लैंड सरफेस का जो सॉल्ट है उसको कैरी करती हैं। लेकिन बहुत सारे जो ओशनोग्राफर हैं वो इस मत के साथ सहमत नहीं होते हैं और उनकी असहमति का जो कारण है वो भी यही है कि नदी के पानी का यदि आप केमिकल एनालिसिस करें और समुद्र के पानी का आप केमिकल एनालिसिस करें तो दोनों एक दूसरे के एंटीपोडल जो है वो स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। यानी नदी के पानी में आप जो है वो उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कैल्शियम जो सल्फेट है वो कैल्शियम सल्फेट उस नदी के पानी के 60% जो डिजोल्ड सेडिमेंट है उस डिजोल्ड सेडिमेंट का 60% हिस्सा 60% जो शेयर है दैट इज शेयर्ड बाय कैल्शियम सल्फेट। And if you look at the concentration of this calcium sulfate in oceanic water, it is merely 3.4%। इसी की मैं बात कर रहा था जो आपको याद रखनी थी। तो ये कैल्शियम सल्फेट समुद्र के जल में केवल 3.4% हिस्सा जो है वो सॉलिड पार्टिकुलेट, डिजोल्ड पार्टिकुलेट्स का फॉर्म करती है, लेकिन नदी के पानी का 60% हिस्सा होता है। और इसके उल्टा यदि आप देखें जो 77% भाग समुद्र के पानी का सोडियम क्लोराइड, जो डिजोल्ड सेडिमेंट्स का जो सोडियम क्लोराइड से 77% भाग बना हुआ है, वो इस नदी के जल का केवल 2% हिस्सा होता है। यानी हम केवल डिजोल्ड सेडिमेंट की बात करें तो उन डिजोल्ड सेडिमेंट्स में से नदी के पानी में 60% कैल्शियम सल्फेट है, समुद्र में 3.4% है। वो जो कैल्शियम, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो नदी के पानी में 2% है, लेकिन समुद्र के पानी में 77% है। तो फिर कैसे आप सहमत हो सकते हैं कि ये जो नदियां हैं ये नदियां समुद्र के पानी में जो लवणता है उसका एक सोर्स हो सकती है? और इसीलिए बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस मत के साथ असहमत होते हैं। लेकिन यदि इसके दूसरे पहलू को भी देखा जाए तो ये बात भी सही है कि समुद्र में यदि सॉल्ट आया है तो वो आया तो लैंड से ही है, और लैंड से अगर उस सॉल्ट को कैरी किया जा सकता है तो वो नदियों के द्वारा किया जा सकता है। भले ही नदी के पानी में 60% कैल्शियम सल्फेट होता है, लेकिन इस कैल्शियम सल्फेट में जो कैल्शियम पदार्थ है, ये कैल्शियम पदार्थ समुद्र के पानी में पाए जाने वाली जो वनस्पति और जीव जंतु हैं उनके द्वारा इसका 90% से अधिक हिस्सा जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। और इसीलिए फिर कैल्शियम का जो सल्फेट है वो बच जाता है और कैल्शियम कंज्यूम हो जाता है, तो इसका कंसंट्रेशन समुद्र के पानी में नहीं बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें कि सोडियम क्लोराइड तो 2% था, वो कहाँ से आया? तो सोडियम क्लोराइड का कोई भी हिस्सा जो है वो समुद्र में मिलने वाला कोई भी जो जीवन है, चाहे वो वनस्पति है और चाहे वो जीव जंतु हैं, उनके द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है। और जब से पृथ्वी के धरातल का निर्माण हुआ है, हमारी इस अर्थ क्रस्ट की डेवलपमेंट हुई है आज से 400 करोड़ साल पहले,
उसी समय से लेकर नदियां जो हैं वो लगातार ये जो 2% सोडियम क्लोराइड है इसको समुद्र में निक्षेपित कर रही हैं। और ये एक कारण भी हो सकता है कि इतनी मात्रा में लगातार जो है और कोई यूज सोडियम क्लोराइड का नहीं है समुद्र में, और इसका कंसंट्रेशन जो है वो मे बी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है जो वैज्ञानिक हैं वो एक मत के ऊपर सहमत नहीं है। एक मत जो है वो मानता है, एक जो समुदाय है वैज्ञानिकों का वो मानता है कि नदियां जो है वो इतनी मात्रा में सोडियम क्लोराइड को विकसित नहीं कर सकती समुद्र के पानी में। जबकि जो दूसरा ग्रुप है साइंटिस्ट का वो इस बात के साथ एग्री भी करता है, जो अभी मैंने आपसे शेयर करी, कि 400 करोड़ साल से जब नदियां जो हैं वो समुद्र के पानी में लगातार सोडियम क्लोराइड ऐड कर रही हैं, तो हो सकता है कि उसी वजह से ये जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि इसका कंजप्शन नहीं है, कैल्शियम सल्फेट में से कैल्शियम का लगातार कंजप्शन होता है, तो उसका कंसंट्रेशन बहुत अधिक जो है वो नहीं पाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि ये जो लवणता पाई जाती है, इस लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा जो उत्तरदायी कारक इसमें माना गया है वो कारक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की यदि हम जो है वो बात करें तो समुद्र का पानी जो है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल का 70% से अधिक हिस्सा जो है वो पानी के द्वारा इन महासागरों के द्वारा कवर किया जाता है, तो इतना बड़ा हिस्सा कवर होने के कारण सूर्य से मिलने वाला जो ताप है, जो इंसोलेशन है, उसका अधिकांश हिस्सा भी इसी ओशियनिक वाटर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। और जब ये ओशियनिक वाटर उस सनलाइट को, उस इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करता है, तो उस एब्जॉर्प्शन के परिणाम स्वरूप उसके तापमान में वृद्धि होती है। और पानी का अपना जो है एक नेचर होता है, इसकी प्रकृति है कि जब भी एक लिमिट से ज़्यादा इसके तापमान में वृद्धि होती है तो ये अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है। और उसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसी प्रोसेस में ये जो लिक्विड वाटर है ओशियंस का, ये लिक्विड वाटर गैसियस अवस्था में यानी कि जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होने की ये जो प्रक्रिया है इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है इसको यदि आप ध्यान से देखें और समझें तो इवेपोरेशन के प्रोसेस में केवल और केवल जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, यानी हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट, ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होते हैं। और बाकी जितना भी डिजोल्ड जो सेडिमेंट है वो वहीं समुद्र के पानी में रह जाता है। तो इसी कारण से जो है वो इवेपोरेशन का यानी वाष्पीकरण का सीधा जो संबंध है वो सैलिनिटी से पाया जाता है। यानी वाष्पीकरण की दर यदि अधिक होगी तो उस क्षेत्र में लवणता भी जो है वो अधिक पाई जाएगी। और 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में यदि समुद्र के पानी को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन अक्षांशों पे मिलने वाला जो समुद्र का पानी है उसमें लवणता की जो कंसंट्रेशन है वो अधिक पाया जाता है। और कारण उसका यही है कि इन क्षेत्रों में जो हमारी हॉर्स लैटिट्यूड है, या फिर आप कह लीजिए कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, उस हाई प्रेशर बेल्ट के परिणाम स्वरूप मौसम सदा साफ रहता है, इंसोलेशन ज़्यादा प्राप्त होती है और ज़्यादा इंसोलेशन से वाष्पीकरण अधिक होता है। और इसी कारण जो सैलिनिटी है उसका कंसंट्रेशन भी इन अक्षांशों पे अधिक पाया जाता है। सैलिनिटी का जो दूसरा कंट्रोल फैक्टर है वो प्रिसिपिटेशन है। और प्रिसिपिटेशन इवेपोरेशन के बिल्कुल उल्ट जो है वो व्यवहार करता है। अब हमने जो है वो डिस्कस किया कि जब भी वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण में समुद्र के सतह से जो है केवल हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि शुद्ध जल जो है वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। तो आसमान में जाकर जब वो पानी जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है, उसका कंडेंसेशन होता है, उसका संघनन होता है। और संघनन के बाद जब उसका जो है वर्षण होता है, उसका प्रिसिपिटेशन होता है, तो वो प्रिसिपिटेटिंग वाटर भी जो है वो प्योर वाटर होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। और वो प्योर वाटर जो है जितनी मात्रा में समुद्र के पानी में मिलेगा उतना उसकी जो लवणता है वो कम होती चली जाएगी। क्योंकि इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप घर पे एक पानी का गिलास लें और उस गिलास में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप सोडियम क्लोराइड जो है उसको घोल दें। घोलने के बाद आप पाएंगे कि उसकी सैलिनिटी जो है वो बहुत अधिक हो गई है। और उसको फिर आप जो है वो गर्म करें
और गर्म करने के बाद जब वो पूरा पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो आप पाएंगे कि नमक की एक परत जो है वो उस बर्तन के ऊपर रह जाती है जिसको आपने गर्म किया था। तो ये वाष्पीकरण का, इवेपोरेशन का एक्सपेरिमेंट है। और दूसरी तरफ उस पानी में जब आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड डिजोल्व कर दिया और वो खारा हो गया तो उसमें 1 गिलास आप जो है वो प्योर वाटर जो है वो किसी भी आरओ से लिया गया पानी जो है 1 गिलास उसमें मिला दें और उसके बाद अगर आप उसकी लवणता को जो है वो चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी लवणता में कमी आ जाती है। ठीक यही प्रभाव जो है वो वर्षा के द्वारा, प्रिसिपिटेशन के द्वारा जो है वो समुद्र के पानी में डाला जाता है। और जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में जो है लवणता भी कम पाई जाती है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता का कम पाया जाना, हालांकि सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधे तौर पर चमकती हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, वहाँ से वाष्पीकरण भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सब ट्रॉपिकल एरिया की तुलना में इक्वेटोरियल एरिया में सैलिनिटी कम पाई जाती है। उसका कारण है कि यहाँ पर जो संवहनीय धाराएं पैदा होती हैं, जो कन्वेक्शनल करंट डेवलप होते हैं, उन कन्वेक्शनल करंट्स के परिणाम स्वरूप वर्षा अधिक होती है। और वर्षा का शुद्ध जल जब उस समुद्र के पानी में मिलता है तो वो उन मिडल लैटिट्यूड जो सब ट्रॉपिकल एरिया यानी 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर लवणता की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तीसरा जो कंट्रोल फैक्टर है वो इन्फ्लक्स है रिवर वाटर का। जो नदियों का जल है वो भी शुद्ध होता है, पीने लायक होता है, कैल्शियम का उसमें सल्फेट अधिक होता है और सोडियम क्लोराइड केवल 2% होता है। तो ऐसी नदियों का जल भी जो है जब समुद्र के पानी में मिलता है तो जिस क्षेत्र में ये नदियाँ समुद्र के पानी में मिलती है वहाँ पर लवणता में कमी आ जाती है। और इसका उदाहरण यदि आपको देखना हो तो कैस्पियन सागर में यदि आप देखेंगे उसके उत्तरी भाग में यूरोप की कुछ नदियां जो हैं वो गिरती हैं और उस क्षेत्र में जो सैलिनिटी है वो 14% पाई जाती है। लेकिन उसके दक्षिणी भाग में जहां पर नदियों का जल जो है वो नहीं मिलता उसमें, वहां पर यही जो लवणता है वो 170% पाई जाती है। और इसके अलावा जो है ब्लैक सी में डैन्यूब रिवर का इफेक्ट आप देख सकते हैं। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जो सॉलिड वाटर जो मेल्ट होता है यानी बर्फ़ जो पिघलती है, उस बर्फ़ का पिघला हुआ पानी वहाँ पर मिलने की वजह से सबसे कम सैलिनिटी जो है वो गल्फ ऑफ बोथनिया में आपको देखने को मिलती है। तो उल्टा रिलेशनशिप पाया जाता है, नदियों का जल जितना ज़्यादा मात्रा में समुद्र के पानी में मिलेगा, ये भी स्वच्छ जल होता है, प्योर वाटर होता है, सैलाइन कम होता है, तो इसकी सैलिनिटी जो है वो ओशियन की सैलिनिटी को कम कर देती है। और चौथे फैक्टर की यदि बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो विंड डायरेक्शन है ये भी सैलिनिटी को कंट्रोल करते हैं। किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे? जब वायुमंडल का जो वायु दाब है वो अधिक पाया जाएगा जिन क्षेत्रों में, तो वहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी में हम इस फैक्ट को स्टडी कर चुके हैं कि हाई प्रेशर के एरिया का मतलब है वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब है कि हवा ऊपर से नीचे बैठती है और ऐसी हवा जब ऊपर से नीचे बैठती है तो उन क्षेत्रों में मौसम जो है वो साफ़ रहता है और उस साफ मौसम के परिणाम स्वरूप वहाँ पर लवणता का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और क्योंकि मौसम साफ़ रहता है। और लो प्रेशर के जो एरिया है वहाँ पर कन्वेक्शनल करंट ज़्यादा डेवलप होते हैं, वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, बरसात भी हो जाती है और उसके कारण जो लवणता है उसमें भी अंतर जो है वो आ जाता है। और विंड डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो विंड डायरेक्शंस के केस में आप देखेंगे कि जो हमारा एरिया है टॉरिड जोन का या फिर ट्रॉपिकल का जो एरिया है जहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जिनको हम ट्रेड विंड कहते हैं वो प्रवाहित होती हैं, तो हर महासागर के पूर्वी भाग की तुलना में उसके पश्चिमी भाग में जो है वो लवणता अधिक पाई जाती है। चाहे आप प्रशांत महासागर की बात करें जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ लगता उसका पूर्वी किनारा है और एशिया के साथ लगता उसका पश्चिमी किनारा है, दोनों की लवणता में अंतर पाया जाता है। चाहे आप अटलांटिक ओशियन की बात करें और चाहे आप जो है वो इंडियन ओशियन की बात करें, तीनों ओशियन के कॉन्टेक्स्ट में उनके ईस्टर्न पार्ट में ट्रॉपिकल एरिया में जो सैलिनिटी है उसका कंसंट्रेशन कम पाया जाता है और वेस्टर्न पार्ट में अधिक पाया जाता है। और यही जो परिस्थिति है वो उल्टी हो जाती है जब हम मिडिल लैटिट्यूड्स में पहुंचते हैं जहां पर वेस्टर्लीज का इफेक्ट है, और ये स्थिति जो है वो उल्टी हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो लवणता का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है।
हाई प्रेशर हाई सैलिनिटी के साथ एसोसिएटेड है। और इसके विपरीत एक और कारण की भी यदि जो है वो मैं बात करूं, तो जिन क्षेत्रों जैसे पूर्वी हवाएं चलती हैं, जो हमारी पूर्वी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, तो जब वो पूर्वी भाग से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, तो पूर्वी भाग में ऊपर का जो जल है ओशियनिक करंट्स के रूप में जब वो मूव करता है तो वो हटा दिया जाता है और उसका स्थान लेने के लिए नीचे का जो जल है वो ऊपर आता है। और उसके परिणाम स्वरूप भी जो है नीचे, क्योंकि सैलिनिटी कम होती है तो वहाँ पर भी सैलिनिटी लो हो जाती है। और इसके विपरीत दक्षिणी पश्चिमी भाग की यदि हम बात करें तो वहाँ पर जब ये सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर डाउन वेलिंग होती है, पानी नीचे बैठता है और परिणाम स्वरूप वर्टिकली भी जो है वो सैलिनिटी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को यदि आप जो है वो देखें तो जो गल्फ स्ट्रीम है और गल्फ स्ट्रीम के अलावा एंटिलिस करंट की जो है हम यहाँ पर बात करें, कैरेबियन करंट की बात करें, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश करते हैं, तो इनके परिणाम स्वरूप ये पछवा पवनों के प्रभाव में वहाँ प्रवेश करते हैं। तो इनके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में हाई सैलिनिटी है। और इसके विपरीत दूसरी तरफ यदि आप देखें इसी महाद्वीप पे, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ से ये पूर्वी पवनें जो हैं वो समुद्र के जल को पश्चिम की तरफ प्रवाहित करती हैं, वहाँ पर जो है वो लो सैलिनिटी पाई जाती है, जो एक प्रख्यात जो है वो उदाहरण बनता है जो विंड डायरेक्शन है उसके इम्पैक्ट का। और फिर जो है यदि हम बात करें एक और फैक्टर की, तो वो सर्कुलेशन होता है ओशियनिक वाटर का करंट्स के रूप में, जो है वो समुद्र की सतह का बहुत सारा पानी जो है वो लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ प्रवाहित होता है। और लोअर लेटीट्यूड में क्योंकि सैलिनिटी का कंसंट्रेशन हाई है तो ओशियनिक करंट्स का वो पानी जो लोअर लेटीट्यूड से मिडल लेटीट्यूड्स की तरफ फ्लो करेगा वो उस एरिया की सैलिनिटी को बढ़ा देता है। और यदि आप जो है वो उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी किनारा है, यदि वहाँ पर देखें अटलांटिक ओशियन की वेस्टर्न कोस्ट पे जहाँ गल्फ स्ट्रीम फ्लो करती है, तो आप देखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम जिस एरिया से गुजरती है उन एरिया में जो सैलिनिटी का कंसंट्रेशन है वो उस लेटीट्यूड की सैलिनिटी के कंसंट्रेशन की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। कारण है कि भूमध्य रेखीय और ट्रॉपिकल एरिया का जो सेलाइन वाटर है उस सेलाइन वाटर को ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो मिडल और हाई लेटीट्यूड्स की तरफ जो है वो कैरी करती है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है इन एरियाज में सैलिनिटी बढ़ जाती है। और इसके विपरीत यदि बात करी जाए तो हायर लेटीट्यूड का जो कोल्ड वाटर है जब वो लोअर लेटीट्यूड की तरफ मूव करता है तो उन एरिया में सैलिनिटी जो है वो कम भी हो जाती है। और इस चीज़ को आप हम्बोल्ट करंट के रूप में पेरू की कोस्ट के ऊपर देख सकते हैं, और कैलिफोर्निया करंट के रूप में जो है आप यदि इसका प्रभाव देखें तो अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है वहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा लेब्राडोर करंट के रूप में, कैनरी करंट के रूप में भी जो है इसका बहुत सारा प्रभाव जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अब यदि हम बात करें, ये तो बात थी कंट्रोल फैक्टर की, वो फैक्टर जो सैलिनिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए जिम्मेवार पाए जाते हैं। अब यदि हम जो है इस सैलिनिटी के हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम दो तरह से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर की स्टडी करी थी कि टेम्परेचर का एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओशियनिक वाटर में। ठीक उसी प्रकार से जो सैलिनिटी है, जो लवणता है, इसका भी जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को दो तरह से अध्ययन किया जा सकता है। पहला इसमें होता है लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग यदि हम सैलिनिटी को जो है वो स्टडी करें। और दूसरा होता है इसमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लैटिट्यूड पे भी देखिए अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया में लैटिट्यूड भले ही एक हो लेकिन जो ओशियन का ईस्टर्न पार्ट है उसकी कंपैरिजन में वेस्टर्न पार्ट में कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। ओपन सी के कंपैरिजन में जो क्लोज्ड सी हैं वहाँ पर सैलिनिटी का डिफरेंस जो है वो कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन तो उस लैटिट्यूड की एवरेज सैलिनिटी दर्शाता है, लेकिन इसमें भी जो है वो वेरिएशन पाया जाता है। तो उस वेरिएशन को हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में स्टडी कर सकते हैं। और पहले यदि हम लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ऑन एन एवरेज जो है औसत अवस्था की यदि हम बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए सैलिनिटी का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता चला जाता है, यानी विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड देयर इज ऑब्जर्व्ड ए डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन दोज एरियाज। लेकिन उसके बावजूद भी जो हायर सैलिनिटी है
वो भूमध्य रेखा पे नहीं बल्कि ट्रॉपिक्स के ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? हमने बात करी थी इवेपोरेशन का प्रभाव, और क्यों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये कम पाई जाती है, तो प्रिसिपिटेशन के संदर्भ में इसके बारे में पिछली स्लाइड पे हमने जो है वो काफ़ी डिटेल से चर्चा करी है। और एवरेज यदि हम जो है सैलिनिटी की बात करें तो भूमध्य रेखा के ऊपर 35% है, और यदि 20 से 40 डिग्री लैटीट्यूड की बात करी जाए नॉर्थ में तो ये 36% पाई जाती है। यानी 1% जो लवणता है वो ट्रॉपिकल एरिया में अधिक पाई जाती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में। और दक्षिणी यदि हम गोलार्ध की बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो वहाँ पर जो है 10 से 30 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में 35% सैलिनिटी पाई जाती है। और इसके विपरीत जो है 40 से 60 डिग्री की यदि हम जो है वो बात करें, यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 40 से 60 डिग्री के मध्य ये जो लवणता है उसका जो कंसंट्रेशन है वो 31% पाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये 33% पाया जाता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर जो है ये कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और फिर जो है यदि, और उसका कारण जो है वो इन्फ्लक्स है मेल्ट वाटर का, क्योंकि 40 से 60 डिग्री अगर अक्षांशों की उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो लैंड सरफेस से बहुत सारी नदियां जो हैं वो शुद्ध जल को इस समुद्र के पानी में ऐड करती रहती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जो है वो सैलिनिटी का कंसंट्रेशन कम पाया जाता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इन्हीं अक्षांशों की बात करें तो वहाँ पर जो लैंड सरफेस है वो बहुत कम पाया जाता है, और इसी कारण जो फ्रेश वाटर की जो ऐड होना है वो कम होता है, और परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो अधिक पाई जाती है। और इस आधार पर हम जो है वो पृथ्वी को 4 भागों में बांट सकते हैं। यदि हम बात करें लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पहला भाग है इक्वेटोरियल जोन ऑफ रिलेटिवली लो सैलिनिटी, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहाँ पर कम लवणता पाई जाती है। दूसरा ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। तीसरा इसमें टेम्परेट जोन आता है लो सैलिनिटी का, और चौथा उसमें आता है सब पोलर और पोलर एरिया मिनिमम सैलिनिटी का, क्योंकि पोलर एरिया में जो आइस का कंसंट्रेशन है जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के रूप में, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो पानी पिघल के इन महासागरों में ऐड हो जाता है, और जिसके कारण सबसे कम लवणता जो है वो ध्रुवीय या उपध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। टेम्परेट रीजन की बात करें तो बहुत सारी जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र में जो है वो उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में स्पेशली जो है जो प्योर वाटर है उसको ऐड करती हैं, और परिणाम स्वरूप वहाँ पर भी लो सैलिनिटी हो जाती है। ट्रॉपिकल एरिया में मौसम साफ रहता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षण कम होता है, और परिणाम स्वरूप सैलिनिटी अधिक पाई जाती है। इक्वेटोरियल एरिया में भले ही वेपोरेशन अधिक होता हो, लेकिन जो प्रिसिपिटेशन है वो इस सैलिनिटी को रिलेटिवली जो है वो लो कर देता है। और फिर इसी लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम देखें तो कॉन्टिनेंटल जो मार्जिन्स हैं उनके कंपैरिजन में जो सेंट्रल पार्ट है ओशियन का, वहाँ पर सैलिनिटी जो है वो अधिक पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त भी जो है वो लैटिट्यूड का बहुत बड़ा जो कंट्रोल है वो सैलिनिटी पे इनलैंड सी के कंपैरिजन में, यानी हम ब्लैक सी की बात करें, डेड सी की बात करें, कैस्पियन सी की बात करें, तो ये जो इनलैंड सीज हैं इनका केस जब हम लेते हैं तो लैटिट्यूड का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। यानी लैटिट्यूड का कोई भी जो है वो नियंत्रण नहीं रहता सैलिनिटी के ऊपर इनलैंड सी के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर जो फैक्टर हैं वो अलग हो जाते हैं। और इस टेबल में यदि आप जो है वो देखें उत्तरी गोलार्ध में 10 से 15 डिग्री लैटिट्यूड पे सैलिनिटी जो है वो लगभग 35% पाई जाती है। 15 से 40 के मध्य ये 35 से 36 पाई जाती है। 40 से 50 डिग्री लैटिट्यूड के एरिया में ये 33 से 34% पाई जाती है, और 50 से 60 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर 30 से 31 पाई जाती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये जो जोनेशन है ये केवल 4 जोन बनते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप जो है वो उत्तरी गोलार्ध के केस में देखें तो ये इक्वेटोरियल एरिया है रिलेटिवली लो सैलिनिटी का, ये ट्रॉपिकल एरिया है हाई सैलिनिटी का, ये मिड लैटिट्यूड्स का लो सैलाइन एरिया है, और ये एरिया जो है वो
सब पोलर एरिया है मिनिमम सैलिनिटी का। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम यही देखें तो 10 से 30 के बीच में जो है वो 35 से 36% सैलिनिटी पाई जाती है। 30 से 50 में 34 से 35 और 50 से 70 में 33 से 34 जो है ये सैलिनिटी का कंसंट्रेशन जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इस डायग्राम में जो है इस मैप पे यदि आप जो है देखें, जो अटलांटिक ओशियन है उसका जो एवरेज सैलिनिटी है वो 35.67% जो है ये पाई जाती है। लेकिन यदि इसका लैटिट्यूडनल कंट्रोल जो है हम देखें तो आप पाएंगे कि ये भूमध्य रेखीय जो अक्षेत्र है, इस अक्षेत्र में जो सैलिनिटी है वो लगभग 35% के आसपास बनी हुई है। जबकि ये जो हमारा ट्रॉपिकल का एरिया आ जाता है, इस ट्रॉपिक्स के एरिया में ये सैलिनिटी 36% के आसपास है। मिडल लैटिट्यूड और ये इनलैंड एरिया की जो हमने बात करी थी या मिडल पोर्शन की बात करी थी कि जो महासागरों के जो किनारे हैं उनकी तुलना में मध्य भाग में अगर आप देखें जहां पर सारगासो सी की डेवलपमेंट होती है वहां पर पाइलिंग होती है। बेसिकली जो लो लैटिट्यूड्स का हाई सैलाइन वाटर होता है और उसके परिणाम स्वरूप यदि इस क्षेत्र में आप देखें तो सैलिनिटी का लेवल जो है वो 37% है। और सेम ये जो साउथ अटलांटिक जो गियर है अगर उसमें आप देखें तो यहाँ पर भी जो है आप पाएंगे कि सैलिनिटी हाईएस्ट है, यानी ये भी सारगासो सी है। और इसके बाद जो है वो सैलिनिटी का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो बहुत डोमिनेटली प्रभावित कर रही है और इस एरिया में सैलिनिटी का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद यदि आप जो है वो मिडल लैटिट्यूड्स में अगर आप जो है वो इस केंद्रीय भाग की तरफ बढ़ें तो सैलिनिटी 35% हो जाती है। और फिर ये वो सब पोलर और पोलर एरिया है जहाँ पर सैलिनिटी जो है और कम हो जाती है। और इसी एरिया में अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में भी देखेंगे तो जो सैलिनिटी है वो 34% के आसपास पाई जाती है। यानी लैटिट्यूड में जो जो इंक्रीज होता है तो सैलिनिटी में डिक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है सैलिनिटी का वो ट्रॉपिक्स एरिया में, यानी कि जो मकर रेखा का और जो कर्क रेखा का एरिया है इस क्षेत्र में जो है ये सबसे ज़्यादा सैलिनिटी का कंसंट्रेशन मिलता है अंध महासागर में। और फिर जो है यदि आप आप देखें इंडियन ओशियन में तो इंडियन ओशियन की जो एवरेज सैलिनिटी है वो 35% पाई जाती है। और इसका जो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है इस क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो सैलिनिटी 34 के आसपास है। और ये जो ट्रॉपिक्स के इक्वेटर यहाँ पर है इस एरिया में 34% सैलिनिटी है। और ये ट्रॉपिक्स के एरिया में ये 36 से लेकर 36.5 तक हो जाती है। और यही सैलिनिटी जो है वो ट्रॉपिक्स के एरिया में यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी 36% हो जाती है। और इसके बाद सैलिनिटी में जो है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो है जो हिंद महासागर है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, उसका लैटिट्यूडनल जो उसका जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा नहीं पाया जाता। और ये जो है 40 डिग्री जो अक्षांश है वहीं तक पहुंच पाता है। और वहाँ पर भी सैलिनिटी जो है इस एरिया में कम पाई जाती है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आकर मिलती हैं, आप कंसंट्रेशन देखेंगे। इसके अलावा गोदावरी है या फिर महानदी है, आप देखेंगे कि सैलिनिटी का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है। और ये जो इनलैंड सी है रेड सी में यदि आप देखेंगे तो यही सैलिनिटी जो है वो 36-37% से भी अधिक जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इस एरिया में यानी सेम लैटिट्यूड पे उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में सैलिनिटी अधिक होने का कारण है कि यहाँ पर जो मिक्सिंग है फ्रेश वाटर की वो बहुत अधिक नहीं होती है लैंड सरफेस के अभाव में। और इसके बाद जो है सैलिनिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि अंटार्कटिका का जो एरिया है, अंटार्कटिका के एरिया से जो ग्लेशियर मेल्ट होता है वो फ्रेश वाटर यहाँ पर ऐड होता चला जाता है। और फिर यदि प्रशांत महासागर में आप देखें तो इसकी एवरेज सैलिनिटी 34.85% है। और इसके केस में आप जो है यदि देखें तो ये इक्वेटोरियल एरिया है और इक्वेटोरियल एरिया में 34.5 से 35% सैलिनिटी है। लेकिन जब आप इसका ट्रॉपिकल एरिया में आप देखते हैं तो सैलिनिटी जो है वो 36% के आसपास हमें देखने को मिलती है। और इसमें भी जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन लैटिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा। इस एरिया में जो है सैलिनिटी ज़्यादा होगी। एशिया का जो पश्चिमी किनारा है, कारण है क्यूराइल जो करंट है वो इस एरिया में प्रवाहित होता है और परिणाम स्वरूप जो है वो क्यूरोसियो करंट
और उसके परिणाम स्वरूप जो धारा है वो गर्म जल की धारा प्रवाहित होती है और परिणाम स्वरूप इस एरिया में जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है उसका एक भाग जो है वो यानी कि जो ठंडे जल की धाराएं प्रवाहित होती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पे, परिणाम स्वरूप इस एरिया में जो सैलिनिटी है उस सैलिनिटी का यहाँ पर तो जो है वो ठंडी जल की धारा नहीं प्रवाहित होती, बल्कि ऑस्ट्रेलियन जो वार्म वाटर करंट है वो फ्लो करता है और इसी कारण सैलिनिटी जो है इस एरिया में भी ज़्यादा है। और यहाँ पर हम्बोल्ट करंट जब प्रवाहित हो रहा होता है पेरू चिली के तट पे, तो सैलिनिटी का जो कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और इसके विपरीत जब अल नीनो आता है तो इस एरिया में सैलिनिटी का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम जो है वो देखें तो इनलैंड सी के केस में यदि आप देखेंगे, हालांकि कंट्रोल फैक्टर वही हैं, इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन, इन्फ्लक्स है और इसके अलावा एयर प्रेशर है, वो सारे प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप जो है वो इन्हीं का प्रभाव देखें तो वो कैस्पियन सी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था वहाँ पर कि इसके उत्तरी भाग में जो यूरोप से आने वाली नदियाँ हैं उनका जब मीठा जल इसमें मिल जाता है तो उत्तरी भाग में सैलिनिटी 14% और दक्षिणी भाग में इन नदियों के जल का मिश्रण ना होने के कारण ये सैलिनिटी जो है वो 170% पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त जो ग्रेट सॉल्ट लेक का एरिया है उथा का यूएसए में, वहाँ पर जो सैलिनिटी है 220% से, रेड सी में आप देखेंगे 240% पाई जाती है। लेक वान जो है टर्की में जो पाई जाती है 330% और डेड सी में जो है वो 238% जो है सैलिनिटी पाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो हाई सेलाइन एरिया की वाटर बॉडीज़ हैं जो इनलैंड वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन उनमें से जो मेन जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका डिस्कशन इस स्लाइड में जो है इस लेक्चर में मैं आपके साथ कर रहा हूं। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की देखिए यदि हम बात करें तो बहुत बड़ा लेवल पे कोई ट्रेंड जो है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि बात करी जाए तो हायर लेटीट्यूड्स का जो एरिया है वहाँ पर सैलिनिटी इंक्रीज होती है डेप्थ के साथ साथ। उसका कारण ये है कि वहाँ पर सतह का जल जो है वहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होता और नदियों का मीठा जल और बर्फ़ के पिघलने से जो पानी आता है वो लगातार ऐड होता रहता है और वो इसके कारण जो सैलिनिटी है वो सरफेस पे लो हो जाती है, लेकिन अंदरूनी भागों में जो है क्योंकि वहाँ पर जल भी भारी हो जाता है और सबसाइड और उस एरिया में जो लोअर पार्ट हैं जो डेप्थ की एरिया है वहाँ पर सैलिनिटी अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत मिडल लेटीट्यूड्स में यदि बात करी जाए तो ये जो सैलिनिटी का इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये 600 फीट की गहराई तक जो है सीमित रहता है। 600 फीट की गहराई के बाद सैलिनिटी में बदलाव जो है वो आना बंद हो जाता है। और यदि हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें तो ये जो सैलिनिटी है ये कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में सरफेस के ऊपर सैलिनिटी पे इवेपोरेशन का इम्पैक्ट है और इसी कारण जो कंसंट्रेशन है इन सॉल्ट का वो भी अपर एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम गहराई बढ़ती है तो गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है ये सैलिनिटी का कंसंट्रेशन भी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसी ट्रेंड के आधार पर जो है हम 3 लेयर्स में जो है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासीफाई कर सकते हैं सैलिनिटी के। पहला इसमें अपर लेयर आती है, ये लेयर का जो लिमिट है वो 500 मीटर तक पाई जाती है और इसमें यदि आप जो है वो देखेंगे तो जो सैलिनिटी है लोअर लेटीट्यूड्स में वो इस 500 मीटर की लेयर में सबसे ज़्यादा होती है और इसके विपरीत जो हायर लेटीट्यूड्स के एरिया हैं उन हायर लेटीट्यूड के एरिया में इस अपर लेयर में 500 मीटर की गहराई तक जो सैलिनिटी है वो सबसे कम पाई जाती है और कारण की हम बात पहले से ही कर चुके हैं। और दूसरा एक ट्रांजिशन जोन आता है यानी अपर लेयर ऑफ हाई सैलिनिटी एंड लोअर लेयर ऑफ लो सैलिनिटी के बीच में, और इस ट्रांजिशन जोन को हम हेलोक्लाइन का नाम देते हैं सैलिनिटी के केस में, जिसको हमने टेम्परेचर के केस में थर्मोक्लाइन कहा था। और 300 से लेके 1000 मीटर तक की डेप्थ जो है इसकी पाई जाती है। बहुत वेराइंग कैरेक्टर है, यानी सैलिनिटी को लेकर इंक्रीज और डिक्रीज का जो ट्रेंड है कोई डेफिनेट ट्रेंड जो है वो हेलोक्लाइन में देखने को नहीं मिलता है। और इसमें यदि लोअर लेटीट्यूड्स में हम बात करें तो सैलिनिटी जो है इसमें डिक्रीज हो जाती है, कम होती है तेज़ी से गहराई बढ़ने के साथ। और मिडल और हाई लेटीट्यूड्स में जो है इसी क्षेत्र में ये सैलिनिटी में डिक्रीज और इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिलता है। और फिर लोअर लेयर आती है
जो 1000 मीटर की गहराई से समुद्र की तली तक पाई जाती है, और इसमें गहराई बढ़ने के साथ साथ जो सैलिनिटी है उसका कंसंट्रेशन लगातार कम होता चला जाता है। सिग्निफिकेंस की यदि हम बात करें कि महत्व क्या है सैलिनिटी का, तो पहला तो इसका जो महत्व है वो है कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है और फ्रीजिंग टेम्परेचर है दोनों में चेंज आ जाता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाकर जो है वो यानी -1.91 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाके पानी जो है फ्रीज होता है यदि उसकी सैलिनिटी 35% हो, और बॉइलिंग टेम्परेचर भी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है सैलिनिटी बढ़ने के साथ। और अगर हाई सैलिनिटी के एरिया है तो वहाँ पर बगैर किसी प्रयास के, क्योंकि डेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है उस पानी की, आदमी जो है उसमें बगैर किसी प्रयास के तैर सकता है। और इवेपोरेशन रेट पे भी प्रभाव पड़ता है। जो जो सैलिनिटी की मात्रा बढ़ती है तो एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है उस क्षेत्र में जो इवेपोरेशन का रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। और मैरीन ऑर्गेनिज्म की यदि जो है बात करी जाए तो बहुत सारा ऐसा जनजीवन है, जन ना बात करें, हम जीवन की बात करें जो समुद्र में पाया जाता है, उसके ऊपर भी सैलिनिटी का जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कोरल के केस में यदि हम बात करें तो सैलिनिटी की मात्रा यदि बढ़ती है तो कोरल ब्लीच होना शुरू हो जाता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही जो है वो बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं जिनके ऊपर सैलिनिटी का बहुत अलग अलग जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है ओशियंस के केस में। तो सैलिनिटी को लेकर हमारा जो है वो जो डिस्कशन है उसको हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। और आप लोगों के लिए एक जो है वो अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे जो ज्योग्राफी के टॉपिक हैं उन टॉपिक के ऊपर लाइव जो डिस्कशन है वो सुबह 11 बजे हर रोज़ जो है उसको मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो आप वहाँ आकर भी जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डाउट सैलिनिटी के केस में यदि आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है यहाँ पर आप कमेंट करके वो डाउट डाल सकते हैं, जिसको एड्रेस मैं करूँगा। और हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार जो है वो सदा बना के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।